नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोड विभव एवं वैद्युत रासायनिक सेल, इसका लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे गैल्वेनिक सेलों का निरूपण, यानी गैल्वेनिक सेलों को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग समझेंगे सेल अभिक्रिया क्या है, वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेलों में अंतर क्या होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, आज वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोगों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों से मैं कहूँगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक अवश्य ही देखें। यदि आप शुरुआत से एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी क्लियर होने वाली हैं जो शायद आपके विद्यालय में नहीं पढ़ाई गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल का निरूपण। गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है? गैल्वेनिक सेल का निरूपण, सेल का निरूपण, गैल्वेनिक सेल का निरूपण क्या है? गैल्वेनिक सेल का निरूपण यानी गैल्वेनिक सेल को कैसे निरूपित किया जाता है। तो इसके कुछ नियम है। गैल्वेनिक सेल के निरूपण के कुछ नियम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला नियम इसमें लिखिएगा, गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है, गैल्वेनिक सेल में सदैव एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में ध्यान रखें, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल निरूपण में एनोड सदैव बाईं ओर रखा जाता है। एनोड सदैव बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। रखा जाता है। एनोड क्या होता है? सदैव बाईं ओर रखा जाता है। और इसी के साथ ही साथ जो कैथोड होता है सदैव दाईं ओर रखते हैं। कैथोड को सदैव दाईं ओर रखते हैं। कैथोड यहाँ पे लिखेंगे, कैथोड को सदैव दाईं ओर रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। कैथोड को सदैव दाईं ओर रखते हैं। दूसरा पॉइंट, और एनोड को मैंने क्या बताया? दाईं ओर, यानी जो हमारा जनरल जो सामान्य जीवन में जिधर हमारा दायां है और इधर इसका भी दायां, ये हमारा क्या है? बायां है, ये हमारा बायां है। तो जैसे हम बोर्ड पे जाएंगे तो इधर बोर्ड ये बायां हो जाएगा बोर्ड का, और ये हो जाएगा दायां। यदि सेल का निरूपण कहीं पर हम कर रहे हैं तो एनोड को हमेशा बाईं ओर रखेंगे और कैथोड को हमेशा दाईं ओर रखेंगे। ये पहला नियम हुआ। अभी मैं निरूपण करके दिखाऊंगा इसका, अभी मैं निरूपण करूंगा तब आपको समझ में आएगा। कुछ नियम अभी जो रट लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, एक ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत, ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दो अवस्थाओं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दो अवस्थाओं को परिवर्तित किया जाता है, प्रदर्शित, दो अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई दो परमाणु हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए भैया Cu एक ठोस है और Cu2 पॉजिटिव हमारा क्या है? द्रव है। तो इनको हम पास पास में लिखना चाहें तो इसकी भाई अवस्था में क्या है? परिवर्तन है, क्योंकि ये हमारा द्रव है और ये हमारा ठोस है। तो इनकी जो है अवस्था को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए एक यहाँ पर निशान लगा देते हैं, जो ये बता रहा है, इनकी ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देते हैं, जो ये लाइन बताती है कि इन दोनों परमाणुओं की अवस्था क्या है? भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, यदि दो पदार्थों की प्रावस्था समान है,
प्रावस्था समान है तो उनको प्रदर्शित करने के लिए बीच में कामा का निशान लगाते हैं। तो उनको प्रदर्शित करने के लिए दोनों के बीच कामा लगाते हैं। दोनों के मध्य में कामा लगा देते हैं, दोनों के मध्य हम लोग क्या करते हैं, कामा लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन रूल नंबर जो है आपका 3 के बाद रूल नंबर आएगा आपका 4। और इसमें जो लवण सेतु होता है गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में, जो लवण सेतु होता है उसको डबल लाइन से प्रदर्शित करते हैं, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं से। लिखेंगे 2 बड़ी रेखाओं को, 2 बड़ी ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा 2 बड़ी ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा लवण सेतु को प्रदर्शित करते हैं। लवण सेतु को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट जो आपका इसमें है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट नंबर 5। इसमें कहा गया है यदि कोई हमने एलिमेंट लिया है यानी कोई तत्व लिया है, जैसे मान लेते हैं Cu है और इसकी सांद्रता क्या है 1 मोल है, या इसका वजन जो है, इसके वजन और इसकी प्रकृति या इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम कोष्टक लगाते हैं। क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे पदार्थ के महत्वपूर्ण अभिलक्षण, पदार्थ के महत्वपूर्ण अभिलक्षण को किस में लिखते हैं, पदार्थों के जो महत्वपूर्ण अभिलक्षण होते हैं उन्हें पदार्थ के महत्वपूर्ण अभिलक्षण को उन्हें कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं। कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं, या प्रदर्शित करते नहीं, लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। और एक जो मेन पॉइंट है इसके लिए उसको ध्यान रखें, यदि कहीं पर गैस इलेक्ट्रोड दे दिया जाए तो उसके लिए क्या होता है, यदि कहीं पर गैस इलेक्ट्रोड हो तो यदि कहीं पर या यहाँ पर ये लिखते हैं गैस इलेक्ट्रोड के लिए, यदि कोई हमारा इलेक्ट्रोड का ऐसा गैस का है, गैस इलेक्ट्रोड है, तो उसको यानी उस गैस को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, गैस इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड की स्थिति में, इलेक्ट्रोड से पूर्व, गैस इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड की स्थिति में इलेक्ट्रोड से पूर्व और एनोड से बाद गैस को प्रदर्शित किया जाता है। यदि कहीं पर हमारी कोई गैस दे रखी है, मैंने क्या बताया, कहीं पर हमारी गैस दे रखी है, जैसे हम मान लेते हैं जैसे Pt, ये Pt और H2 ये 2 गैसें हैं हमारी, Pt प्लेटिनम और H2। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड मान लेते हैं गैस इलेक्ट्रोड है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए भैया ये हमारा एनोड मान लेते हैं, ये क्या हमारा एनोड है, तो इसमें हम H को क्या करेंगे, बाद में लगाएंगे। और यही मान लेते हैं हमारी कैथोड पर क्रिया होगी, तो यहाँ पर इसको पहले लिख देंगे PtH2। मैंने क्या बताया, यहाँ पर बताया है गैस इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड की स्थिति में, गैस इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड कैसा हमारा गैसीय है,
गैस इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड की स्थिति में, कैथोड की स्थिति में हम क्या करते हैं, इसे बाद में लिखते हैं। कैथोड की स्थिति में, कैथोड की स्थिति में कैथोड की स्थिति में पहले लिखते हैं और एनोड की स्थिति में बाद में लिखते हैं। ये हमारी एनोड की स्थिति हो गई और ये हो गई कैथोड की स्थिति। अब एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। पहले इसे मैं रफ करता हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो है मेन जो पॉइंट मैंने बताए हैं, कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं इसमें से, इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होने वाली है। समझते हैं। जैसे कहीं पर एक सेल है, मान लेते हैं CU और ये हमारा क्या है, एक सेल बनाई जा रही है। सेल समझ लेते हैं, ये कोई हमारी सेल है, समझ लीजिए। इसमें क्या है, CuSO4 हमारा घुला हुआ है। CuSO4 हमारा क्या है, घुला हुआ है। हम लोग जानते हैं ये हमारा CuSO4 घुला हुआ है। और इसमें जब CuSO4 हमारा घुला हुआ है, इसमें मैंने एक छड़ डाल दी कॉपर की। ये छड़ मैंने डाल दी कॉपर की। और ये कॉपर की जब छड़ डाली तो भैया कॉपर टूटता है। कॉपर या Cu जो है आपका टूटता है Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों में। इसी प्रकार मैं मान लेता हूँ इधर भी मैंने क्या किया, एक कोई छड़ ले ली। जैसे मान लेते हैं जो है ये हमारा Cl, इसमें भरा हुआ है Cl, या इसमें क्लोरीन की एक छड़ डाल दी, क्लोरीन की छड़ या Cu की ही छड़ डाल दी। और इधर जो हमारा अवयव था वो क्लोरीन था। इसको प्रदर्शित करने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, Cu हमारा क्या है, ठोस है। और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव रह गया वो इलेक्ट्रोड में, तो भैया एक लाइन खींचेंगे, Cu2 पॉजिटिव लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ये एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। ये ठोस है और ये जलीय विलयन है, तो इनके बीच हमने क्या की, एक लाइन खींच दी। क्यों, क्योंकि पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए, भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक लाइन खींचते हैं, वो होती है हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन। अब मान लेते हैं इसका Cu का कुछ विलयन है, मान लेते हैं इसकी सांद्रता 1 मोल है, 1 मोल है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल लिख देंगे, वो भी कोष्टक में। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया एनोड को हमेशा मान लेते हैं भैया इस सेल में ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, एनोड है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया गैल्वेनिक सेल के निरूपण में एनोड को सदैव बाईं ओर रखते हैं। तो हमारा एनोड क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। एनोड को हमने बाईं ओर रख दिया। और बताया गया है कैथोड को हमेशा दाईं ओर रखते हैं। तो भैया इसमें कैथोड हमारा क्या हो जाएगा, देखें जैसे कैथोड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन है भाई, इसमें क्लोरीन भरा हुआ है, इसमें क्या है हमारा क्लोरीन भरा हुआ है। और इसमें मैंने जो छड़ डाल दी है वो मान लेते हैं कॉपर की छड़ डाली, मैंने किसकी, कार्बन की छड़ डाल दी। यहाँ पर क्लोरीन भरा हुआ है, यहाँ पर कार्बन की छड़ डाल दी। और ये क्लोरीन जो आयन है वो हमारा होता है, वो होता है लिक्विड यानी एक्वा सॉल्यूशन है, यानी जलीय विलयन है। अब ये जलीय विलयन है और कार्बन हमारा क्या है, ठोस है। तो इन दोनों की अवस्थाओं में डिफरेंस है, इन दोनों की अवस्थाओं में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे C, एक लाइन खींचने के पश्चात हम यहाँ पर लिख देंगे C। अच्छा, यहाँ पर मान लेते हैं क्लोरीन की कुछ मात्रा दे रखी होती, यदि क्लोरीन की कुछ मात्रा दे रखी होती तो यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज कर लें भैया क्लोरीन आयन जो एक्वा सॉल्यूशन है इसकी जो मात्रा दे रखी है, इसकी सांद्रता या 1 मोल जो भी हमारी दे रखी है, हमने इस प्रकार कोष्टक में लिखेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। तो हमने कोष्टक में लिख दिया। अब बताया गया है ये क्या हमारा सॉलिड है। अब जो लवण श्वेत होता है, लवण श्वेत को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल लाइन खींचते हैं, डबल लाइन खींचते हैं। अब देखिए डबल लाइन खींचने के पश्चात ये Cl2 क्या है, हमारी गैस है। 2 मिनट रुकें, कुछ मिस्टेक हो रही है लग रहा है, 2 मिनट रुक जाएं। ये हो गया Cu और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने क्या बताया भैया, 2 पदार्थ, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर द्रव है, इनके बीच मैंने लाइन खींच दी। पहला पॉइंट क्लियर। पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया, फिर समझ लें एक बार।
जो आपका एनोड होता है उसे बाईं ओर लिखेंगे, तो एनोड को मैंने बाईं ओर लिख दिया। फिर कह रहा है कैथोड होता है उसे दाईं ओर लिखेंगे, तो कैथोड को मैंने दाईं ओर लिख दिया। फिर अगला पॉइंट बताया गया है दो पदार्थ उनकी अवस्थाएं, यानी अवस्थाएं क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उन अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम बीच में एक लाइन खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन। वो प्रदर्शित करती है इन दोनों पदार्थों की, इन दोनों यौगिकों की अवस्थाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ पर Cu हमारा सॉलिड था और Cu2 पॉजिटिव एक्वस रिलेशन यानी जो है द्रव था, तो इन दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न थी, तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हमने बीच में एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया है लवण श्वेत को प्रदर्शित करने के लिए दो लाइनें खींचते हैं, और लवण श्वेत में आप जो भी प्रयोग करना चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी मिस्टेक ये हुई थी, Cl और 2 ये हमारी क्या थी, गैस थी, और ये क्या है, लिक्विड। इनके मध्य में एक लाइन खींचेंगे, इनके मध्य में। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, इससे समझ लें, ये मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पर Cl2 है भाई, यहाँ पर जिससे कॉपर था, तो Cl2 हमारा क्या था, गैस था। Cl2 क्या हो जाएगा, गैस। और भैया ये टूटता है Cl निगेटिव में, और ये क्या होता है, जलीय विलयन। तो देखिए जलीय विलयन यानी एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये गैस है और ये द्रव है, इनकी अवस्थाओं में भिन्नता है, तो इनकी अवस्थाओं की भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या की, बीच में एक लाइन खींच दी। अब देखिए जब मैंने एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन को खींचने के पश्चात यहाँ पर इसकी जो सांद्रता या जो इसको प्रदर्शित करने वाले पद हैं, इसका जो वजन दे रखा है वो लिख देंगे। मान लेते हैं इसकी सांद्रता 1 मोल या इसका वजन जो दे रखा है 1 मोल है। ये हमारा हो जाएगा कैथोड, ये क्या हो जाएगा, हमारा कैथोड हो जाएगा। ठीक है, ये कैथोड हो गया, और ये हमारा हो जाएगा एनोड। तो सभी पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, पहले पॉइंट में बताया था एनोड को सदैव बाईं ओर रखते हैं, तो एनोड को सदैव बाईं ओर रख दिया। कैथोड को सदैव दाईं ओर रखते हैं, कैथोड को सदैव दाईं ओर रख दिया। इसके पश्चात अगला पॉइंट बताया था इन दोनों अवस्थाओं, किसी पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए बीच में एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, तो ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी। इधर भी मैंने लाइन खींच दी, क्योंकि यहाँ पर गैस था, यहाँ पर द्रव था, यहाँ पर ठोस था, यहाँ पर द्रव था, इन दोनों की अवस्थाओं में भिन्नता थी, तो यहाँ पर इस भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए हमने बीच में एक लाइन खींच दी। फिर उसके पश्चात बताया गया है कोष्टक में कुछ विशेष अभिलक्षण, जैसे द्रव्यमान उसका दिया हो, या मोल प्रभाव दे रखा हो, या सांद्रता दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक में वो सभी चीज़ें लिख देते हैं। यहाँ पर इस कोष्टक में सभी चीज़ें लिखेंगे, ये चीज़ बताई थी। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। फिर बताया गया था लवण श्वेत, तो लवण श्वेत को डबल लाइनों से प्रदर्शित करते हैं, तो लवण श्वेत को हमने क्या किया, डबल लाइन से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो हमने डबल लाइन से प्रदर्शित कर दिया। और ये जो हो गए हमारे गैल्वेनिक सेल के निरूपण के कुछ नियम। इसके उदाहरण आप लोग स्वयं देखिए, कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, आप लोग स्वयं इनको नोट कीजिएगा। उदाहरण जो आपके दे रखे हैं ये रहे आपके स्क्रीन पर, इनको नोट कर लें। चलो और देखते हैं सेल अभिक्रिया क्या होती है। ये तो हमारा हुआ गैल्वेनिक सेल का निरूपण, और इसके पश्चात सेल अभिक्रिया क्या होती है। डाल दीजिए हेडिंग, छोटी सी बात है, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया किसे हम नाम देंगे, सेल अभिक्रिया। या तो ये कहते हैं जो सेल में हो रही है अभिक्रिया उसे सेल अभिक्रिया कहते हैं, नहीं, इसे हम नहीं कह सकते हैं। सेल अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझे। सेल में जब स्वयं ही रिडक्शन होना लगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होने लगती हैं, यानी स्वतः ही सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं जब होने लगें, स्वतः ही सेल में रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स का मतलब होता है, रेडॉक्स जो बना है आपका रिडक्शन से बना है, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन से बना है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऐसी सेल या ऐसा कोई पात्र जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः ही होने लगती है, ऐसा कोई पात्र जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः ही होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी कोई सेल थी, और इस सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रोड हमारे पड़े हुए थे,
ये मान लेते हैं अर्ध शेल है, ठीक है, और एक ये पात्र है इधर, यहाँ पर CuSO4 हो गया और यहाँ पर ZnSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया, और यहाँ पर मैंने जो जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो डाला वो कॉपर का था, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम इन दोनों को कनेक्टेड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो स्थिति क्या आती है, Zn यानी एनोड हमारा Zn जो टूट जाता है, Zn 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये मुक्त कर देता है। अच्छा, यदि आपको ये समझना ये 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों मुक्त करता है, क्या कारण है, तो इसके लिए प्री बेसिक केमिस्ट्री में जाएं, आपकी जो एकदम शुरुआत से ये कहें जीरो लेवल केमिस्ट्री, एक प्लेलिस्ट होगी जीरो लेवल केमिस्ट्री, यदि आप उसे पढ़ लेंगे, जीरो लेवल, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है यदि आप उसे पढ़ लें तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसमें कम से कम हमारे 40-42 लेक्चर पड़े हुए हैं। उन सभी लेक्चर्स को पढ़ने के पश्चात आपको केमिस्ट्री विद्युत रूप से क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार फिजिक्स में जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैंने एक जीरो लेवल फिजिक्स टॉपिक बना रखा है, यदि आप उसे पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर Zn, तो हमने क्या बताया, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या किया, दान कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, तो इसका मतलब स्वतः ही इस अभिक्रिया में, इस सेल में होने लगा है रिडक्स अभिक्रियाएं, स्वतः ही इन सेलों में, इन अर्ध सेलों में स्वतः ही अपने आप ही रिडक्स अभिक्रियाएं होने लगती हैं। तो इन्हीं रिडक्स अभिक्रियाओं को ही हम कहते हैं सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया। तो डालेंगे हेडिंग सेल अभिक्रिया, उसमें लिखेंगे किसी गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्वतः ही, किसी गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्वतः ही रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों स्वतः ही होने लगती हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल अभिक्रिया। मैंने क्या बताया, सेल में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए सेलों में स्वतः ही ऑक्सीडेशन या रिडक्स अभिक्रियाएं होने लगती है, स्वतः ही रिडक्स अभिक्रियाएं होने लगती हैं। उन्हीं अभिक्रियाओं को हम सेल अभिक्रिया कहते हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया कहते हैं। अब देखें विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या होता है, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर होता है, देखें इसे, डालेंगे हेडिंग विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है, इसको हमें समझना है। तो एक तरफ हम डालेंगे विद्युत अपघटनीय सेल और एक तरफ डालेंगे गैल्वेनिक सेल। तो डालिएगा विद्युत अपघटनीय सेल, यहां पर डाल देते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, और यहां पर डालेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक प्रकार की रासायनिक सेल ही होती है या विद्युत रासायनिक सेल भी इसे कहते हैं। ये विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ध्यान रखें, गैल्वेनिक सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, कहीं पर कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटनीय सेल में पहला गुण जो है ये क्या करती है, वैद्युत अपघटनीय सेल में ये विद्युत को यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी इसमें विद्युत ऊर्जा चेंज यानी बदलती है, विद्युत ऊर्जा बदलती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में,
रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा जो है बदल जाती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा जो है हमारी बदलती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। और इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा बदलती है वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। और अगला पॉइंट होता है ये जो है विद्युत अपघटनी में, इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं अस्वतः यानी हो सकता है, अस्वतः मतलब अपने आप ही नहीं जो है संभव होती हैं, पूर्ण होती हैं। इसमें हमें विद्युत देना पड़ता है, यानी विद्युत अपघटनीय सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए हमें कुछ विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, तब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, इनमें स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। इनमें स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती है, अभिक्रिया नहीं होती है, स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। और इधर क्या हो जाएगा? इनमें स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इनमें क्या होता है? स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर धनावेश होता है, एनोड पर धनावेश होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है। परंतु वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, एनोड पर ऋणावेश होता है और कैथोड पर धनावेश होता है। एनोड पर ऋणावेश होता है, कैथोड पर धनावेश होता है, कैथोड पर क्या होता है? धनावेश होता है। और ये विद्युत अपघटनी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एक ही सेल में, वैद्युत अपघटनी अभिक्रियाएं एक ही पात्र में की जा सकती हैं, की जा सकती हैं। वैद्युत अपघटनी सेल यानी एक ही पात्र में ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, वैद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रियाएं एक ही पात्र में की जा सकती हैं, परंतु इन अभिक्रियाओं को एक पात्र में नहीं किया जा सकता है। इनके लिए दो पात्रों की आवश्यकता होती है। जो मैं बोल रहा हूं ये आप लोग नोट करते रहिएगा। और इसमें लवण सेतु की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, लवण सेतु की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें आवश्यकता होती है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। और इसमें हमें क्या करता है? विद्युत अपघटनी सेल में क्या करना पड़ता है? विद्युत अपघटनी सेल में हमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, परंतु इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर रखेंगे, इनमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, और इसमें हमें नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इनसे स्वतः ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कुछ हमारे अंतर हैं विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में, गैल्वेनिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल में। इसके पश्चात अब हम लोग समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसे रफ करते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी आज की वीडियो हम लोग नहीं आज समझेंगे, और अगली वीडियो हम लोग समझेंगे। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी हैं जब तक के लिए हम लोग इनका मानक अपचयन विभव यानी इनका अपचयन विभव जब तक नहीं निकालना सीखेंगे
जब तक कि सेलों का अपचयन विभव निकालना नहीं सीखेंगे तब तक के लिए हम लोगों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, मानक या अपचयन विभव, सीधे सीधे ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, अपचयन विभव निकालना सीखेंगे। और विभव को बढ़ते या घटते हुए क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे, बढ़ते या घटते हुए क्रम में जब हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो इनको व्यवस्थित करने से जो हमें एक तालिका प्राप्त होगी, जो हमें एक तालिका प्राप्त होगी, उसी तालिका को हम लोग कह देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इससे अपचयन विभव आपको कैसे कंसीडर करना है, तो इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मानक हाइड्रोजन विभव, मानक हाइड्रोजन विभव या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। हाइड्रोजन अर्ध सेल भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जब आप ये पढ़ेंगे तभी आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, तब आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आएगी। तो इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, जो आपने इस चैप्टर में, यदि आप इस वीडियो से देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा इस चैप्टर की पहले शुरुआत से सभी वीडियो देखिए, शुरुआत से लेकर 1, 2, 3, 4 तक देखिए, तभी आपको अगला वीडियो समझ में आने वाला है। अदरवाइज हो सकता है आपको ये चैप्टर बाउंस कर जाए, ध्यान रखें। समझ गए? और देखिए इसके बाद, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे एक बात कह दूं, इस समय एक ऑफर चल रहा है। किसके लिए? रेगुलर सब्सक्रिप्शन के लिए, रेगुलर सब्सक्रिप्शन के लिए, रेगुलर सब्सक्रिप्शन के लिए एक ऑफर चल रहा है। आपको दिए जा रहे हैं फ्री नोट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के, और वो भी आपके हैंड रिटन हैं। हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, इसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। परंतु कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स क्या हैं इसकी? टर्म्स आपकी टर्म्स ये हैं, पहली टर्म्स, आप प्रत्येक वीडियो को कम से कम 40 मिनट तक वॉच करते हैं और वही वीडियो वॉच करें जो आपके लिए यूजफुल हो। और ध्यान रखें, क्लास 12th के लिए सभी वीडियो आपकी यूजफुल होने वाली हैं, सभी वीडियो हमारी क्या होंगी? यूजफुल होंगी। कोई भी आप वीडियो एक पकड़ लीजिए, कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वीडियो पर लाइक और डिसलाइक और कमेंट, और जो मेन पॉइंट है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को यूनिक ज्ञान एकेडमी सर्च करके। यदि आप एक तरफ से सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप यूनिक ज्ञान एकेडमी सर्च करें, और सर्च करने के पश्चात जब आपके सामने लोगो खुल कर के आएगा, उस लोगो पर क्लिक करें, और क्लिक करने के पश्चात आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा होम, दूसरा ऑप्शन होगा वीडियो, तीसरा ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे, कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। पहली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी केमिस्ट्री क्लास 12th। यदि उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सभी केमिस्ट्री पूर्ण रूप से, आपको शुरुआत से लेकर के यहाँ तक की केमिस्ट्री टोटल मिल जाएगी, जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है। इस चैप्टर तक की आपको केमिस्ट्री विधिवत रूप से मिलेगी। यदि आप वहाँ से पढ़ते हैं तो मेरा प्रॉमिस है, आप सिर्फ वीडियो देख लें और एक बार अपने आप से रिवाइज कर लें तो 70 प्लस, और यदि आप विधिवत रूप से पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है आप 90+ को क्रैक करेंगे। इतनी शर्तें पूरी होने के पश्चात आपको मिलेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का नोट्स, वो भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं हैं और आप चाह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वो पे कितना पड़ेगा? केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स आपको मिलेगा 449, यानी 449, और ओनली केमिस्ट्री या फिजिक्स का चाहते हैं तो 249। यहाँ पर भी आपको 50 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो आप जो चाहें उस ऑफर का प्रयोग करके विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।